आज की कहानी उस शिकारी की है जो दुनिया को शिकार समझता है। कहानी की शुरुआत होती है सर्गेई और उसके सौतेले भाई दिमित्री से, जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तभी उनके पापा निकोलाई आते हैं और दोनों को साथ ले जाते हैं। रास्ते में वो सर्गेई को बताते हैं, तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो कमजोर और दिमाग से बीमार थी। तुमने उसे पिछले 2 साल से नहीं देखा, इसलिए उसकी मौत से तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। दिमित्री मासूमियत से पूछता है, क्या हम मम्मी के फ्यूनरल में जा रहे हैं? लेकिन निकोलाई ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, जो लोग खुदकुशी करते हैं उनका कोई फ्यूनरल नहीं होता। हम जा रहे हैं शिकार पर। असल में आसपास के गांवों में खबर थी कि जार शेर नाम का एक खतरनाक शेर घूम रहा है, जिसने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है। निकोलाई दोनों बेटों को मर्द बनाने के लिए शिकार पर ले जा रहे थे। नॉर्दर्न एरिया पहुंचते ही कैंप लगता है। निकोलाई दिमित्री को ताना मारते हैं कि वो बहुत कमजोर है और कभी भी असली मर्द नहीं बन पाएगा। रात को सर्गेई अपने भाई से माफी मांगता है कि डैड को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन दिमित्री जानता था उनके डैड हमेशा से ऐसे ही हैं। इसी बीच निकोलाई से कोई पूछता है, शेर तो खाने के लिए शिकार करता है, लेकिन आप क्यों करते हैं? निकोलाई का जवाब साफ था, जर शेर ने 3000 लोगों को मारा है और मेरा मानना है कि किसी महान को मारने के बाद ही इंसान महान बनता है। अगले दिन फिर से शिकार शुरू होता है। तभी अचानक जर शेर सामने आ जाता है। सर्गेई बंदूक तान लेता है, लेकिन गोली चलाने के बजाय वो शेर की आंखों में देखता रहता है। हैरानी की बात ये थी कि शेर भी उस पर हमला नहीं करता, लेकिन तभी निकोलाई गोली चला देते हैं। शेर गुस्से से भड़क उठता है और सीधे सर्गेई पर हमला कर देता है। निकोलाई दोबारा गोली मारते हैं, लेकिन शेर पर कोई असर नहीं होता। जर शेर सर्गेई को उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी लोकेशन पर, नॉर्दर्न घाना। यहाँ हम एक लड़की कैलिप्सो को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ टैरो कार्ड खेल रही थी। दादी उसे बताती हैं कि उसके परिवार की औरतें हमेशा से बेहद शक्तिशाली रही हैं। वो कैलिप्सो को 3 कार्ड दिखाती हैं। पहला कार्ड ताकतवर औरतों की निशानी, दूसरा कार्ड उसकी जिंदगी में होने वाला भयानक हादसा, तीसरा कार्ड बहुत बड़ा खतरा। दादी कहती हैं, मैंने सोचा था ये खास चीज तुम्हें बड़े होने पर दूंगी, लेकिन कार्ड के हिसाब से तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। और फिर वो कैलिप्सो को एक मैजिकल पोशन देती हैं, जिसकी बोतल पर एक रहस्यमयी निशान बना हुआ था। कैलिप्सो उस रहस्यमयी निशान के बारे में अपनी दादी से पूछती है। दादी बताती हैं, ये पापा लेग्बा की आत्मा का निशान है। इस पोशन में जबरदस्त ताकत है, जो भी इसे पिएगा उसके जख्म बहुत तेजी से भर जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसके बारे में तुम अपने मम्मी पापा को कभी मत बताना। कुछ समय बाद कैलिप्सो अपने पेरेंट्स के साथ सफारी पर निकलती है, लेकिन जानवरों को देखने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो दादी के दिए हुए कार्ड्स को देख रही थी और अचानक बिना बताए गाड़ी से उतरकर जंगल में चली जाती है। उसी जंगल में उसे वही जर शेर दिखाई देता है, जिसके जबड़े में सर्गेई फंसा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात ये कि शेर सर्गेई को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। सर्गेई की हालत देखकर कैलिप्सो घबरा जाती है और दादी का दिया हुआ मैजिकल पोषण उसे पिला देती है। पोषण पीते ही सर्गेई को कुछ अजीब विजन नजर आने लगते हैं, लेकिन वो अभी भी बेहोश रहता है। कैलिप्सो अपने पेरेंट्स को बताती है और तुरंत रेन फॉरेस्ट गार्ड्स हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचते हैं। सर्गेई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कैलिप्सो जाते जाते उसके हाथ में अपनी दादी का दिया हुआ कार्ड रख देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सर्गेई की सांसें थम जाती हैं और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उस पोषण की ताकत की वजह से 3 मिनट बाद सर्गेई फिर से जिंदा हो जाता है। असल में जर शेर का खून और उसका डीएनए सर्गेई के खून में मिल चुका था और इसी वजह से अब उसके अंदर उस शेर जैसी ताकत आ गई थी। डॉक्टर ये देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ समय बाद उसके पापा निकोलाई और भाई दिमित्री आ जाते हैं और उसे घर ले आते हैं। वहाँ सर्गेई को अपनी माँ का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम्हारे डैड ने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, बस मुझसे वादा करना कि तुम कभी भी अपने डैड जैसे मत बनना। लेकिन निकोलाई को अभी भी लगता था कि सर्गेई कमजोर है। वो कहता है, तुमने जार शेर पर गोली नहीं चलाई, अपनी और दिमित्री की जान खतरे में डाल दी। तुम भी अपनी माँ की तरह कमजोर हो। याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरा पूरा बिजनेस संभालना होगा। तो इसके बाद निकोलाई उसे जर शेर का कटा हुआ सिर दिखाता है। सिर देखकर सर्गेई अंदर से फट पड़ता है। आपको उसे मारने का हक नहीं था, असल में जर शेर को आपको ही मार देना चाहिए था, और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। रात को सर्गेई पासपोर्ट और पैसे लेकर घर से भागने लगता है, लेकिन दिमित्री उसके सामने आ जाता है। वो कहता है, तुम मुझे डैड के साथ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। सर्गेई जवाब देता है, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ हम मम्मी के साथ पिकनिक पर जाते थे। इसके बाद सर्गेई एक शिप पकड़कर रूस चला जाता है। पिकनिक वाली जगह पहुँचते समय अचानक जंगली भैंसों का झुंड उसके सामने आ जाता है। डर से वो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन चमत्कार होता है, भैंसें उसे छुए बिना निकल जाती हैं। धीरे धीरे सर्गेई अपनी नई शक्तियों को पहचानने लगता है। एक दिन वो कुछ शिकारी देखता है जो भैंसों को मारकर उनके सींग ले जा रहे थे। अपने लाइन विजन से सर्गेई उन्हें दूर से ही देख लेता है और उन्हें रोकने पहुंच जाता है। वहां सिर्फ 2 शिकारी बचते हैं
और गुस्से में सरगेई उन दोनों को मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी लोकेशन पर। अब कहानी में एंट्री होती है क्रेवेन की। वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी पर लौटता है। उधर उसका भाई दिमित्री उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है। दिमित्री को किसी की भी आवाज की नकल करने की खासियत थी। वो निकोलाई की आवाज में मैसेज भेजकर क्रेवेन को चौंकाना चाहता है, लेकिन क्रेवेन पहले से ही उसकी इस ट्रिक को जानता था, इसलिए हैरान नहीं होता। इसी बीच कुछ शिकारी उसकी माँ की प्रॉपर्टी पर आते हैं और जंगली भैंसों को मारकर उनके सींग लेकर ट्रक में भागने लगते हैं, लेकिन तभी क्रेवेन उनके सामने आ जाता है। शिकारी नहीं रुकते तो क्रेवेन खुद ट्रक पर चढ़कर सारे शिकारियों को बेरहमी से मार रहा था। उसने एक शिकारी का कान अपने दांतों से फाड़ दिया। ये देखकर बाकी शिकारी सहम जाते हैं। उनमें से एक डर के मारे गाड़ी लेकर अपने साथी के साथ भाग खड़ा होता है, लेकिन क्रेवेन अपने लाइन विजन से उनकी गाड़ी का नंबर देख लेता है। वो शिकारी सीधा अपने बॉस के पास पहुंचता है और पूरी घटना बताता है, पर वहां पहुंचते ही उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि क्रेवेन उससे पहले ही बॉस को मार चुका था। वो शिकारी भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। क्रॉसबो से क्रेवेन उसका भी काम तमाम कर देता है और अपनी डायरी से उसका नाम काट देता है। अब सीन शिफ्ट होता है कैलिप्सो पर। उसकी दोस्त समांथा की हत्या हो चुकी थी, इसलिए वो उसके अंतिम संस्कार में जाती है। यहाँ अचानक क्रेवेन भी पहुंचता है और कैलिप्सो को वही कार्ड लौटाता है जो उसने सरगेई के हाथ में बचपन में रखा था। कैलिप्सो हैरान रह जाती है। क्रेवेन कहता है, अगर उस दिन तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। फिर वो बताता है कि समांथा को जिस चोरनी गैंग ने मारा था उसके कातिल को वो पहले ही मार चुका है। पहले तो कैलिप्सो को यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में न्यूज आर्टिकल पढ़कर उसे सच्चाई समझ आती है। चोरनी सच में जेल में मारा जा चुका था। अगले दिन कैलिप्सो क्रेवेन से मिलने पहुंचती है। क्रेवेन कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुक्रिया कैसे कहूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल को खत्म कर दिया। कैलिप्सो उसे रोकती है। मैंने तुम्हें किसी को मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तुमने सही किया। फिर वो पूछती है, क्या तुम भी अपने डैड की तरह गैंगस्टर हो? क्रेवेन जवाब देता है, मैंने अपने डैड को हमेशा बुरे काम करते देखा। उन्हें लगता था कि बड़ा होकर मैं उनके नक्शे दम पर चलूंगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। अब मैं बुरे लोगों को खत्म करता हूँ। लोग मुझे हंटर कहते हैं, लेकिन मुझे क्रेवेन नाम पसंद है। फिर वो कैलिप्सो को बताता है कि उसके पास एक लिस्ट है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो बुरे काम करते हैं। वो चाहता है कि कैलिप्सो अपनी लॉ फर्म के क्लाइंट्स की जानकारी उसे दे ताकि वो उन्हें मार सके। कैलिप्सो डर जाती है, अगर तुम ऐसे ताकतवर लोगों से दुश्मनी लोगे तो तुम्हारे अपने ही खतरे में पड़ जाएंगे और उस दिन तुम्हें अफसोस होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है अलेक्से पर। वो अपने साथी जॉन को लेकर चोरनी गैंग से मिलता है और पार्टनरशिप की डील रखता है, लेकिन एक साथी मजाक उड़ाते हुए कहता है, लोग तुम्हें राइनो कहते हैं, लेकिन तुम कहीं से भी राइनो जैसे नहीं लगते। अलेक्से अचानक अपने पेट से लगी ट्यूब खोल देता है और देखते ही देखते उसकी स्किन सख्त होकर पत्थर जैसी बन जाती है। वो असली राइनो में बदल जाता है। चोरनी के लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन अलेक्से उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। उसका स्पाइनर बाकी दुश्मनों को मार गिराता है। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं। अलेक्से उन्हें फिर से पार्टनरशिप ऑफर करता है। एक साथी अपने ही दोस्त को गोली मार देता है और राइनो का पार्टनर बन जाता है। फिर अलेक्से अपने आदमी को आदेश देता है, जाओ निकोलाई को मार कर आओ। लेकिन निकोलाई पहले से तैयार था। उसने अपने गार्ड्स के साथ अलेक्से के भेजे हुए सारे लोगों को मार डाला। ये सब होते होते डिमित्री भी उसी होटल में था, लेकिन गोलियों की आवाज सुनते ही डर कर पियानो के नीचे छिप गया। इसे देखकर निकोलाई गुस्से से फट पड़ा। मेरे अपने क्लब में मुझ पर अटैक हुआ और तुमने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, कहकर उसने डिमित्री को धक्का देकर दूर कर दिया। दूसरी तरफ अलेक्से को अपने साथियों के मारे जाने की खबर मिलती है। उसे क्रेवन की रशियन जेल से भागने की वीडियो भी मिलती है और तभी उसे सच पता चलता है कि असल में सर्जी ही क्रेवन है। अब अलेक्सी एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्टर द फॉरेनर को हायर करता है क्रेवन को खत्म करने के लिए। फॉरेनर उसी जेल में पहुंचता है जहां चोरनी मारा गया था। वहां वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक गार्ड को इल्यूजन में फंसाता है और उसे मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है। आज डिमित्री का बर्थडे है, इसलिए क्रेवन अपने भाई के साथ क्लब में पहुंचता है। क्लब में क्रेवन, दिमित्री और निकोलाई साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। दिमित्री को इतना नशा चढ़ गया कि क्रेवन उसे घर ले आया और सुला दिया। खुद भी वहीं रुक गया, लेकिन रात को उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई देने लगी। बेचैन होकर वो बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह जब क्रेवन घर लौटा तो दिमित्री गायब था। उसके बेड पर खून के धब्बे देखकर उसका दिल दहल गया। वो दौड़कर टेरेस पर गया तो देखा कुछ गुंडे दिमित्री को कार में डालकर ले जा रहे हैं। क्रेवन बिना सोचे समझे टेरेस से नीचे कूद गया, लेकिन उसे एक खरोंच भी नहीं आई। वो शेर की रफ्तार से दौड़कर कार तक पहुंचा और खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ थी। इसी बीच कार की स्पीड बढ़ गई और क्रेवन नीचे गिर पड़ा। गुंडे दिमित्री को हेलीकॉप्टर में डालकर उड़ जाते हैं। क्रेवन एक जाल की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है और नदी में गिर जाता है। बेबस क्रेवन कैलिप्सो के पास जाकर सब बताता है और मदद मांगता है। कैलिप्सो अपने सोर्सेज एक्टिव करती है। वहीं क्रेवन अपने डैड निकोलाई के पास पहुंचता है। निकोलाई कहता है किडनैपर $20 मिलियन मांग रहे हैं। मुझे पैसे में दिक्कत नहीं, पर अगर मैंने पैसे दिए तो मेरी इज्जत मिट्टी हो जाएगी। क्रेवन गुस्से से फट
पड़ता है। आपने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी की इज्जत नहीं है आपकी। अगर दिमित्री मर गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन निकोलाई ठंडे लहजे में जवाब देता है, दिमित्री को अकेला छोड़कर तुम गए थे, मैंने नहीं। उसके किडनैप होते ही उसकी मौत तय थी। मेरे पैसे कुछ नहीं बदलेंगे। ये सुनकर क्रेवन टूट जाता है। मैं सोचता था कि महान इंसान कौन होता है और अब आपको देखकर समझ गया। और वो कैलिप्सो के पास लौट जाता है। कैलिप्सो एक क्लाइंट से किडनैपर की जानकारी निकालती है। असल में ये सब फॉरेनर की प्लानिंग थी, जिसने बाद में उस क्लाइंट को भी मार डाला। कैलिप्सो क्रेवन को लोकेशन देती है। किडनैपर टर्की के एक मॉनेस्ट्री में छुपे थे। क्रेवन तुरंत प्लेन लेकर वहाँ पहुँचता है। अंदर घुसते ही वो पॉइजन नीडल्स से गार्ड्स को मार डालता है और फिर शेर की तरह बाकी को भी चीर फाड़ देता है। वो एक किडनैपर को खिड़की से लटका कर दिमित्री के बारे में पूछता है। तभी दूर से एक साथी उस पर रॉकेट दाग देता है। क्रेवन झट से किडनैपर को पकड़कर खाई में कूद जाता है। गिरने का सारा भार किडनैपर पर आता है और क्रेवन बच जाता है। लेकिन तभी किडनैपर उसका असली नाम लेकर बुलाता है, सर्गेई। क्रेवन हैरान रह जाता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हें किसने भेजा? अब किडनैपर बताता है, राइनो ने मुझे भेजा है और अब वो हम दोनों को मार डालेगा। अचानक बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है और दोनों दब जाते हैं। राइनो के आदमी उनकी डेड बॉडी ढूंढने आते हैं, लेकिन क्रेवन पहले ही बाहर निकल चुका था। वो दोनों को मार देता है और कैलिप्सो को फोन करता है, राइनो को सब पता चल गया है, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में भी। तुरंत टर्मिनल पहुँचो, मैं वहीं मिलूंगा। कैलिप्सो दादाजी का दिया हुआ पाउच लेकर ऑफिस से निकल जाती है। उधर फॉरेनर भी उसी मॉनेस्ट्री पहुंचता है। उसे मलबे में पॉइजन नीडल मिलती है जो रोजरी पिल से बनी थी। दो पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉरेनर अपनी इल्यूजन पावर से उन्हें फंसाता है और उनकी ही गन से मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है राइनो पर। उसे लग रहा था कि क्रेवन मर चुका है, इसलिए वो काफी खुश था। वो दिमित्री से कहता है, तुम नहीं जानते पर हम पहले भी मिले थे, जब जार शेर ने सर्गेई पर हमला किया था। और सुनकर तुम्हें दुख होगा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाने के लिए 20 मिलियन देने से मना कर दिया। फिर असली सच्चाई बताता है, असल में किडनैपर तुम्हें लेने नहीं, सर्गेई को लेने आए थे, पर वो घर पर नहीं था, इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। वो दिमित्री को क्रेवन की जेल से भागने वाली वीडियो भी दिखाता है। इसके बाद अलेक्सेई अपनी दवा दिखाते हुए कहता है, प्रोफेसर माइल्स वॉरेन इंसानों की ताकत 10 गुना बढ़ाने का काम कर रहे थे। मैंने उनके साथ मिलकर खुद को राइनो बनाया। इस दवा की वजह से मैं सामान्य दिखता हूँ, लेकिन ट्यूब निकालते ही मैं असली राइनो में बदल जाता हूँ। आखिर में अलेक्सेई सीधा ऑफर रखता है, अब मैं तुम्हारे डैड के बिजनेस पर कब्जा करूंगा और चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बनो। दिमित्री थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मेरी पूरी जिंदगी मुझे कमजोर समझा गया। मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ताकत पाने के लिए मैं अपने परिवार से धोखा नहीं करूंगा। एलेक्स गुस्से में आकर दिमित्री को मारने लगता है, लेकिन तभी जॉन उसे बता देता है कि क्रेवन अभी जिंदा है। यह सुनकर एलेक्स दिमित्री को नहीं मारता। अचानक वहाँ फॉरेनर आता है और अपनी पावर से सबको फ्रीज कर देता है। फिर वो एलेक्से के पास जाकर बताता है, क्रेवन ने मेरे बॉस को मारा है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसके पीछे बहुत वक्त से नजर रखी है और आखिरकार मुझे उसका सुराग मिल गया है। फॉरेनर बताता है कि उसे मोनेस्ट्री में रोजरी बीड्स का जहर मिला, जो सिर्फ साइबेरिया के एक खास इलाके में पाए जाते हैं, यानी क्रेवन भी वहीं छिपा है। यह सुनकर एलेक्से तुरंत अपने लोगों और फॉरेनर के साथ क्रेवन को ढूंढने निकल पड़ता है। फॉरेनर एलेक्से को एक खतरनाक पॉइजन गन दिखाता है और बताता है कि इसकी गोली इंसान को भयानक सपनों में फंसा देती है, उसका शरीर लकवा मार देता है और फिर मौत। यह सुनकर एलेक्से खुश हो जाता है। दूसरी तरफ क्रेवन कैलिप्सो को लेकर अपनी माँ की प्रॉपर्टी पर पहुंचता है। वहाँ एक पैंथर उन पर हमला करता है, लेकिन क्रेवन उसे बचपन से जानता था, इसलिए वो डर कर पीछे हट जाता है। घर के अंदर ढेर सारी हर्बल मेडिसिन देखकर कैलिप्सो हैरान हो जाती है। क्रेवन उसे एक बोतल दिखाकर पूछता है, मैं सालों से इसकी सच्चाई ढूंढ रहा हूँ पर कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम्हारे पास और पोषण है? कैलिप्सो बताती है कि यह पोषण उसकी दादी ने दिया था, जो किसी भी घाव को पल भर में भर देता है, लेकिन अफसोस वो अपनी दादी से दोबारा मिल नहीं पाई। तभी क्रेवन को दिमित्री का कॉल आता है। एलेक्से उसे फोन पर पार्टनरशिप का ऑफर देता है, लेकिन क्रेवन बिना जवाब दिए कॉल काट देता है। यह देख एलेक्से आगबूला हो जाता है और अपने गार्ड्स को क्रेवन को पकड़ने के लिए भेज देता है। गार्ड्स जंगल में ट्रैप लगाते हैं, लेकिन क्रेवन उन्हीं के जाल का इस्तेमाल कर उन्हें खत्म कर देता है। उसकी पैंथर साथी भी कई गार्ड्स को मार देती है। ये सब देखकर एलेक्से हेलीकॉप्टर से जंगल में बम गिरवा देता है। धमाकों और धुएं का फायदा उठाकर फॉरेनर क्रेवन पर पॉइजन गन से अटैक कर देता है। गोली लगते ही क्रेवन एक भयानक इल्यूजन में फंस जाता है। उसे लगता है कि उसकी बॉडी पर सैकड़ों स्पाइडर्स रेंग रही हैं। फॉरेनर दोबारा उस पर हमला करता है, जिससे क्रेवन की हालत और बिगड़ जाती है। लेकिन तभी कैलिप्सो पहुंचती है और क्रॉसबो से फॉरेनर को मार देती है। फिर वो क्रेवन को दोबारा पोषण पिलाती है और उसका जख्म भर जाता है। उधर जॉन दिमित्री को पकड़कर एलेक्से के पास ले जाता है। एलेक्से को लगता है कि फॉरेनर ने क्रेवन को मार दिया है, इसलिए वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी जंगली भैंसों का झुंड उनका रास्ता रोक लेता है। भैंसों से लड़ने के लिए एलेक्से एक मेडिसिन ट्यूब पीकर राइनो में बदल जाता है। तभी क्रेवन वहाँ
पहुंच जाता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। क्रेवन के चाकू राइनो की मोटी खाल पर बेअसर हो जाते हैं। राइनो उसे बुरी तरह पीट देता है, लेकिन क्रेवन हार नहीं मानता। वो एक आयरन रॉड उठाकर राइनो की दवाई वाली ट्यूब में घुसा देता है। इससे राइनो कमजोर हो जाता है और क्रेवन उसे भैंसों के झुंड के बीच फेंक देता है। मौत के कगार पर पहुंचा राइनो क्रेवन को बताता है, तुम्हारे डैड ने खुद मुझे वो वीडियो भेजी थी, और फिर उसकी जान चली जाती है। क्रेवन निकोलाई अपने पिता के पास जाता है और कहता है, आपको दिमित्री की जान की कोई परवाह नहीं थी, आपने जानबूझकर राइनो को मेरे पीछे भेजा। निकोलाई ठंडे मन से जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दिमित्री को कभी मरने नहीं दोगे। यह सुनकर क्रेवन कहता है, आपने मुझे सिखाया था कि डरना मत, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं डरता, और वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक एक भालू निकोलाई पर हमला कर देता है। निकोलाई गन उठाता है, लेकिन क्रेवन पहले ही उसकी गोलियां निकाल चुका था। नतीजा, भालू निकोलाई को मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है। 1 ईयर लेटर क्रेवन दिमित्री के बर्थडे पर उससे मिलने न्यूयॉर्क जाता है। दिमित्री बताता है कि एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया और अब वो पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन तभी कुछ माफिया उससे मिलने आते हैं। क्रेवन हैरान रह जाता है, तुमने वादा किया था कि डैड की प्रॉपर्टी बेचकर ये सब छोड़ दोगे, फिर अब क्यों? दिमित्री गुस्से में कहता है, तुम सोचते हो तुम डैड से बेहतर हो, लेकिन तुम उनसे भी बदतर हो। अचानक दिमित्री क्रेवन का रूप ले लेता है। क्रेवन हैरान रह जाता है। दिमित्री कहता है, मैं हमेशा से लोगों की आवाज की नकल करता था, लेकिन अब मैं उनका रूप भी ले सकता हूँ, बिल्कुल गिरगिट की तरह। वो बताता है कि अब वो किसी का भी रूप ले सकता है और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। क्रेवन अपने डैड का छोड़ा हुआ एक लेटर पढ़ता है, हर किसी को एक रास्ता चुनना पड़ता है, अब तुम्हें भी मेरे रास्ते पर चलना होगा। बॉक्स के अंदर उसे जार्ड लायन की खाल से बनी जैकेट मिलती है। क्रेवन उसे पहनकर आईने में खुद को देखता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।